नमस्कार। आज हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम को पढ़ेंगे। उससे पहले रेणु जी के व्यक्तित्व और उनकी साहित्य साधना को समझ लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 ईस्वी को बिहार के हिंगना गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी आंचलिक कथा की नींव रखी और प्रेमचंद जी के सामाजिक यथार्थवाद को ये आगे बढ़ाए। कहा जाता है कि आज़ादी के बाद का प्रेमचंद जो है फणीश्वर नाथ रेणु को कहा, और रेणु अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेमचंद जी के यथार्थवादी परंपरा को जो है आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि। प्रसिद्ध कहानियों में जो है मारे गए गुलफाम, जो तीसरी कसम पढ़ना है आपको नेट के सिलेबस में, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो ओरे, ठेस, संबदिया, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका और सक्रिय रहने के कारण जो है एक तरह से इन्होंने सत्ता के दमन के विरोध में पद्मश्री का जो है त्याग कर दिया, और अज्ञेन के समकालीन कवि और परम मित्रों में से इनका स्थान है। कहा एक तरह से हम कहें तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है आंचलिक पदों, संस्कृति और गांव, पेड़ पौधे, भाषा, रहन सहन, आचार विचार, पर्व, त्यौहार, परंपराएं, रीति रिवाज आदि को अपनी कहानियों का विषय बनाते हैं। रेणु जी का जो आंचलिक परिवेश है वह स्थानीय न होकर सर्वदेशीय है, यानी एक अंचल विशेष के मतलब जो है समस्याओं के माध्यम से वो संपूर्ण देश की समस्याओं को दिखाने का प्रयत्न जो है करते हैं। तीसरी कसम इनकी प्रसिद्ध कहानी है। इसका दूसरा नाम मारे गए गुलफाम है और सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु ने इस कहानी की रचना जो है बड़े ही संवेदनात्मक ढंग से किया है। इस कहानी पर राज कपूर और वहीदा रहमान से लेकर तीसरी कसम नाम से शैलेंद्र ने एक फिल्म बनाई थी, और यह कहानी जो है भारत की देहाती दुनिया और वहाँ के लोगों की सादगी का बोध कराता है। एक तरह से शैलेंद्र पर इस पर कहानी भी बनी है, और नेट का एक प्रश्न बन गया कि इनमें से किस कहानी पर जो है फिल्म बनी हुई है, तो आपका तीसरी कसम या मारे गए गुलफाम हुआ। अब जो है इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। पात्र ध्यान से सुनिएगा, आजकल पात्र से प्रश्न पूछता है। पहला पात्र है हीरामन। इस कहानी का नायक पात्र है जो सीधा साधा और देहाती युवक है, वह एक बैलगाड़ी चलाने वाला है। दूसरा जो है पात्र है हीराबाई, नौटंकी में कार्य करने वाली एक सुंदर स्त्री पात्र है जिसे सब बाई नाम से पुकारते हैं। अन्य पात्रों में है लाल मोहर, धुन्नीराम, पलटन दास, पलट दास, उसके बाद हीरामन के गांव का ये गाड़ीवान है, उसके बाद लहसनवा जो लाल मोहर का नौकर और गाड़ीवान है। कहानी के कथ्य और इसकी समीक्षा को अगर हम समझते हैं तो हम पाते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित यह कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम एक अंचल विशेष की कथा पर आधारित है, जिसका परिवेश ग्रामीण है, जहाँ जीविकोपार्जन का साधन कृषि है और पशुपालन। इस कहानी के मूल पात्र हीरामन और हीराबाई है। हीरामन एक गाड़ीवान है, हीराबाई नौटंकी में अभिनय करने वाली रूपवती स्त्री है जिसे सामान्य भाषा में बाई कहा जाता है। इस कहानी का नायक हीरामन एक सीधा साधा भोला ग्रामीण युवक है। हीरामन लंबे समय से यानी 20 साल से बैलगाड़ी हाँकते आ रहा है और इस कला में उसे महारत हासिल है। वह चाहे सीमा के उस पार नेपाल से धान और लकड़ी ढोए, या साहसिक कार्य हो, या कंट्रोल के ज़माने में चोरी बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाए। ये जो है जैसे जोखिम भरा कार्य करता है,
बड़ी सफाई से करता है और अपने कार्य को पूरा करते हुए सीमा के इस पार न गई तो 5वीं बार गाड़ी पकड़ी गई। हीरामन समझ गया कि ये इसका निस्तार नहीं है। वहाँ से भागने पर उसने कसम खाई, अब कभी चोरी की चीज़ों की लदनी नहीं करेंगे। देखिए, कहानी का जो प्लॉट ही जो प्रारंभ है उसमें हीरामन के उस व्यक्तित्व को बताता है कि वह गाड़ीवान है और हर प्रकार के सामान को आवाजाही यातायात के साधनों में जो है वह मतलब जो है ये सीमा इस पार से उस पार कर रहा है। उसी में चोरी के सामान की लदनी की गई और वह पकड़ा जाता है। और पकड़ा जाने के बाद जो है वो उसको लगता है कि भागने के अलावा अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो वह भागता है और कसम खाता है कि अब चोरी के सामान को अपने जो है बैलगाड़ी पर नहीं लादेंगे। इसके अलावे चोरी का माल और बाँस चंदन के लिए कोई 50 रुपये भी दे तो हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। यह दूसरी कसम उसके बाद उसने पहले पूछ लेता है कि चोरी चमारी वाली और बाँस तो नहीं है। यानी दूसरी कसम उसने बाँस लादने के लिए किया कि जब वह नेपाल में जो है बाँस लाद कर आ रहा था तो उसकी गाड़ी फंस गई थी और जान जाते जाते बची थी। तो उस आफत से बचने के बाद जो है उसने कसम खाई कि अब मैं कभी अपने बैलगाड़ी पर बाँस नहीं जो है वह लादूंगा। आगे जो है इस कहानी का जो मतलब जो है कथ्य आगे बढ़ता है तो आज जो है हीरामन को न जाने क्यों पीठ में गुदगुदी होने से लगती है। अगले 20 साल से वह गाड़ी चलाते हुए और ऐसा चला रहा है, मगर ऐसी अनुभूति उसे पहली बार हो रही थी। उसका ध्यान बार बार गाड़ी में उठती चंपा की महक और पीठ में गुदगुदी खींच रही थी। और वह विचार कर रहा के क्रम में जब कच्ची सड़कों के एक छोटे से गड्ढे में गाड़ी दाहिना पहिया बेकौमा हिचकोला खाने से सिस की आवाज़ आती है तो हीरामन दुआली के बैल को पीटता है। तभी उसके कानों में बच्चों वाली जैसी जो है महीन फेनुगिलासी बोली पड़ती है, आह मत मारो। यह आवाज़ नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई की है, जो कि मथुरा मोहनी नौटंकी कंपनी छोड़कर जो है आधी रात के अंधेरे में फारबिसगंज मेले की दिरौत संगीत नौटंकी कंपनी में जाने के लिए हीरामन की गाड़ी में सवार हुई है। आगे दोनों के मध्य बातचीत जो है का सिलसिला प्रारंभ होता है। दोनों वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप के क्रम में ही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वह आकर्षण एकदम स्वाभाविक आकर्षण था और प्रेम की स्वीकारोक्ति दोनों में नहीं होती है, मगर हाव भाव से जो है लेखक यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया है कि दोनों में जो है एक अनकहा सा प्रेम हो जाता है और कहीं भी उसको की स्वीकृति जो है वह स्वीकारोक्ति दिखाई नहीं पड़ती है। हाव भाव के मध्य जो है प्रस्फुटित प्रेम भावना को व्यंजित करते चलते हैं। वार्तालाप के मध्य जो है स्वप्न और यथार्थ के बीच हिचकुला खाती गाड़ियाँ फारबिसगंज पहुँच जाती है और हीराबाई विदा लेकर मेले के नौटंकी कंपनी में चली जाती है। ये जो है कहानी की जो है मुख्य मतलब जो है एक तरह से बोलेंगे कि कथा वस्तु है। कहानीकार इसके आगे जो है चाहता तो यहीं पर कहानी समाप्त कर सकता था, मगर कहानी को आगे बढ़ाते हुए वह दिखाता है कि जब कहानी वैसा सघन प्रभाव नहीं पड़ता तो वह मतलब जो है इस कहानी को और मतलब जो है रुचिकर बनाने के लिए कहानीकार चाहता तो कहानी यहाँ समाप्त कर सकता था, परंतु तब कहानी का वैसा सघन प्रभाव नहीं पड़ता जो रचना को इष्ट था। मानवीय भावनाओं के जटिलता को गहराई से प्रस्तुत कर संवेदनाओं के नित्य नए खुलते स्रोतों को से पाठक को अवगत करा रहा है। ऐसी स्थिति में जो है इसके लिए एक से अधिक अभिनेत्री का समावेश कर एक तीव्र समग्र प्रभाव के लिए कहानी का लंबा बनना अनिवार्य था। मेले में जाकर नौटंकी को लेकर हीरामन और उसके साथियों का पूर्वाग्रह उसको दरकिनार कर नौटंकी देखने का नितांत एक नया अनुभव, प्रेम के साथ जुड़े मनुहार और प्रेमी के प्रति सुने किसी भी अपशब्द की तीव्र प्रतिरोध के प्रसंग एक दिन 10 रात की वह खुमारी जो है पूर्ण मन स्थिति कथा की परिणति को मार्मिक स्वाभाविकता देने और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक थी। एक तरह से हम देखें तो इस कहानी में प्रेम की परिणति मिलन में होने वाली संभावना कम थी, परंतु जिस आकस्मिकता के साथ इसका अंत हुआ
वह पाठक को बहुत कुछ सोचने और समझने के लिए बाध्य कर देती है। ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति आ गई थी जिसके कारण हीराबाई को मेले से यूं जल्दबाजी में बिना हीरामन को पूरी स्थिति बताए समझाए निकलना पड़ता है? क्या अभी तक उसका संयमित और अपनी व्यवहारिक नियति को जानना प्रेम संयम को बांध को तोड़ देने को उद्धत हो गया था, और उसी के फलस्वरूप उपजी जो है हृदय विदारक पीड़ा के बचने के लिए हीराबाई को जुदाई की व्यवहारिक उपाय नजर आया। सच में इस पैसे पर टिकी दुनिया के आगे एक बार फिर से मानवीय संवेदनाएं और हृदयगत भावनाएं कमज़ोर पड़ गए, और महुआ घटवारिन जो है सौदागर के हाथों बिकने के लिए इच्छापूर्ण तैयार हो गई। ये मतलब जो है कहानी की स्थिति है कि हीराबाई से जो है हीरामन को प्रेम है, और वह मतलब जो अनकहा प्रेम, और हीराबाई जो है वह नौटंकी में काम करने वाली है, और वह पैसे के लिए जो वह बिक जाती है तो हीरामन के जो है हृदय पर जो है आघात होता है। कहानी में जो है आगे दिखाया गया है कि कारण जो भी रहा हो, परंतु स्वप्न की मनोरम दुनिया में यूं अचानक यथार्थ के कठोर धरातल से टकराया हृदय को अंदर तक द्रवीभूत कर देता है, और पाठक जो है एक तरह से जो है इसमें क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। साथ ही हीरामन की तीसरी कसम खाने की स्थिति से जुड़ाव महसूस करता है, और इस कहानी की विशेषता घटनाओं और बाह्य स्थितियों के संयोजन में न होकर मानसिक स्थितियों के संयोजन तथा उसके सविस्तार के अंकन में है। भावनाओं की गहरी जटिलता को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहानी को लंबा होना अनिवार्य था, और इसीलिए कहानीकार ने कहानी को जो है उसके आगे जो है वह लंबा किया, और जो कुछ भी कथ्य में कहना चाहते थे कहानीकार उसको जो है उस रूप में कहने का प्रयत्न करते हैं। यह कहानी की सार्थकता पर अगर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि हीरामन ने पहली दो जो कस्में जिन स्थितियों में खाई थी वह उसके गारीवान जीवन के सहज साधारण जीवन से संबंधित था, परंतु जिन परिस्थितियों में उसने तीसरी कसम खाई वह एक असाधारण अभूतपूर्व घटना थी। वह तीसरी कसम सहज सरल भोले एवं निश्चल हीरामन के हृदय पर हीराबाई के संसर्ग एवं सौंदर्य कला के अभूतपूर्व संयोजन से उपजी कोमल भावनाओं और उसके आकस्मिक दमन के फलस्वरूप उपजी स्थितियों से संबंधित कसम है। बांस का चोर बाजारी का सामान न ढोने की कस्में उसने जान पर आफत बन आने के कारण खाई थी। बांस ढोने पर हुई दुर्घटना से उसकी पिटाई हुई थी। चोरी बाजारी का माल ढोते वक्त उसकी और बैलों की जान आफत में फंस गई थी। तो इन दो परिस्थितियों में उसने दो कस्में खाई, मगर परंतु तीसरी कसम जो है कंपनी की बाई की सवारी तो उसके लिए लाभप्रद ही सिद्ध हुई थी। कम से कम व्यापारिक दृष्टि से मुँह मांगा भाड़ा के अलावा बख्शीश भी मिली, ऊपर से नौटंकी देखने के पास भी मिले सो अलग, वो भी एक नहीं पूरे 5। पर दिल के मामले में उसके लिए यह सौदा काफ़ी घाटे का रहा, और वे सारी भावनाएं वे सारे स्वप्न जो उसके हृदय के अतल गहराइयों में पनप रहे थे वो दब गए, और इस संसर्ग के सारे बांध तोड़कर उमर पड़े हीराबाई के सानिध्य में बिताए सारे पल जो है उसकी ज़िंदगी के अमूल्य निधि बन गए। परंतु विरह के इस तीव्र दुख ने उसके हृदय को एक ऐसे सूनेपन में ढकेल दिया जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं है। इस व्यथा को केवल महसूस भर किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। जैसे किसी को गारा हुआ धन मिल जाए और फिर वह कोई धन लूट ले, तो जो अनुभूति होती है वही अनुभूति जो है यहाँ हीरामन को जो है हो रहा था। ऐसे में आगे ऐसी किसी मर्माहत पीड़ा से बचने के लिए तो उस समय उसका तीसरी कसम जो है खाना लाजमी था, और वह स्वाभाविक भी था। तीसरी कसम हीरामन के मन की अनकही मनबाहत अनुभूतियों को पाठक के समक्ष साकार कर देती है। वह पाठक उस पीड़ा से जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है। वह तीसरी कसम के माध्यम से हीरामन के मन की पीड़ा एवं भावनाएं करुण रूप में हमें गहराई तक प्रभावित करती है, और इस प्रकार जो है शीर्षक की भी इस कहानी की सार्थकता है।
अगर हम देखें तो तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की कालजयी रचना है। कहानी भाषा, इंद्रिय बोध, बिंबों, प्रतीकों के माध्यम से गुजरती हुई लयात्मकता, ज्ञता, नाटकीयता से परिपूर्ण है और ख़त्म होने पर ऐसा एहसास छोड़ती है जिसकी अनुभूति देर तक मस्तिष्क को आच्छादित किए रहती है। और सारी कहानी की अंतर यात्रा जो है एक तरह से संवेदनात्मक यात्रा है, प्रेम संवेदना की यात्रा है, और जिसमें हीरामन जो है दिल के सौदा में इस तरह से टूट जाता है कि वह अपने नफ़ा के कार्य में भी वह कसम खाकर, तीसरी कसम खाकर जो है कहता है कि अब जो है नाच गाने में नौटंकी की महिलाओं को अपनी गाड़ी पर वह नहीं बैठाएगा। और आगे जो है इस कहानी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, मैं आप लोगों को एक एक करके बोल देता हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। पहली जो है तीसरी कसम कहानी की पंक्ति है, प्रसिद्ध पंक्ति है कि हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है, पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंगराज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है, कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। ये प्रथम पंक्ति है इस कहानी की। दूसरी पंक्ति है इस कहानी की, जो कस्में खाई है उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे। दूसरी बाँस, अपने हर भारेदार को वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज़ें तो नहीं, और बाँस लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई, हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। ये दूसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है। तीसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की, दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन, शाम होते ही नौटंकी का नगारा बजने लगता, नगारे की आवाज़ सुनते ही हीरामन की पुकार कानों के पास मंडराने लगती, भैया मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमारे कोई न कोई बाजा उसके मन में के कोने में बजता रहता है दिन भर। ये जो है तीसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है। चौथी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की कि हीराबाई का हाथ रुक गया, उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन से सौदागर ने खरीद लिया है गुरुजी। ये चौथी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की, तीसरी कसम की। अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है तीसरी कसम की कि उसने उलट कर देखा, गोरे भी नहीं, बाँस भी नहीं, बाघ भी नहीं पड़ी, देवी, मोती, हीरामन, महुआ, घटवारिन कोई नहीं, भरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ मुखर होना चाहती है, हीरामन के होठ हिल रहे हैं, शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी अब नहीं करेंगे। ये जो है तीसरी जो है कसम जो है से संबंधित पांचवी महत्वपूर्ण पंक्ति है। छठी और अंतिम महत्वपूर्ण पंक्ति है कि हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिझकी दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों के कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, आजी हाँ मारे हुए गुलफान। ये जो आखिरी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की, रिपीट कर देते हैं आखिरी पंक्ति को कि हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिझकी दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ मारे हुए गुलफाम। और इसी पर इसके दूसरा नाम है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। जितने लोग भी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक पहुँचाइए। सब्सक्राइबर जो है बढ़ाइए। धन्यवाद।